नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। क्रैक ऑल राजस्थान एग्जाम विद टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग। मेरा परिचय है, मेरा नाम डी प्रकाश है और एजुकेशन मेरी बीए में हिस्ट्री और क्वालिफिकेशन नेट तैयार विद हिस्ट्री, क्वालिफाइड यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2017, क्वालिफाइड आरएस प्री मेंस 2016 2018, अपेड फॉर राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2016 इंटरव्यू। टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा 4 साल का। Listen our new anthem, crack RPSC with India's largest learning platform. Get plus subscription and access unlimited live or recorded courses from India's best educator. Get subscription. How to register for an academy? An academy learning app इंस्टॉल कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, चैट विद एजुकेटर, engage in discussion, ask your doubt एंड आंसर पोल में हिस्सा ले सकते हो, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और लाइव टेस्ट अपनी प्रिपरेशन, रेगुलर मॉक टेस्ट के द्वारा, क्विज के द्वारा डिटेल एनालिसिस अपनी परफॉर्मेंस के बारे में प्राप्त कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एवल्यूएट कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा वन सब्सक्रिप्शन पर। आपको कहीं भी बैठे किसी भी डिवाइस में, जो आपका कंफर्ट डिवाइस है, आपको किसी भी स्थान पर बैठे, अब बस आपके पास नेट की उपलब्धता होनी चाहिए, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसका। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके सिलेबस के हिसाब से वन लाइन स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको अवेलेबल होगा जो आपके एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए काम आएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आरपीएससी का तो 1 मंथ का चार्ज है 1400, 3 मंथ का 3500, 6 मंथ का 5600, 1 साल का 7000 और 2 साल का है 8400। और आप अगर मेरा कोड DPR10 यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तब आपको ये पड़ेगा 1 मंथ का 1260 में, 3 मंथ का 3150 में, 6 मंथ का 5040 में और 1 साल का 6300 में और 2 साल का 7560 में। स्पेशल क्लास का मेरा कोड है SPDPR10। इसका यूज़ करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप 1 साल और 2 साल का लेते हो, जहाँ तक लगता है मुझे आपको यही लेना चाहिए। इससे आपको पर मंथ 525 में पड़ेगा और 2 साल का लेने पर मन्थ 315 में पड़ेगा, जिससे आपके पैसे की बचत होगी। 1 साल का 6300 में और 2 साल का 7560 में। और किसी भी तैयारी को, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम 1 या 2 साल लगते हैं। तो आप अगर 1 या 2 साल का लेते हो तो आप निरंतर एजुकेटर के टच में रहोगे, आप क्विज टेस्ट दे पाओगे टाइम पर और अपने सिलेबस को पूरा संपूर्ण ढंग से पूरा कर पाओगे। आगे चलते हैं। कल तक हम अपने सेशन में गोहिल और मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुंभा तक हमने पढ़ा था। आगे आते हैं कुंभा से। ये रायमल थे, ये कुंभा के बेटे और राणा सांगा के पिता थे। कुंभा की मृत्यु कैसे हुई थी? कुंभा के बड़े बेटे उदा ने हत्या की थी कुंभा की। इस कारण उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहते हैं। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं और रायमल का बड़ा भाई था उदा। तो अपने बाप को मारने की वजह से सामंत इसके खिलाफ हो गए थे उदा के, और फिर रायमल के हाथ में शासन की बागडोर आ गई थी। रायमल जब शासक बना तो रायमल के 4 बेटे थे, कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और राय सिंह और संग्राम सिंह। अब हमने ये चार्ट इसलिए बनाया है कि संग्राम सिंह के हाथ में सत्ता राणा सांगा के हाथ में आई कैसे। ये छोटे थे, इनसे 3 बड़े इनके भाई और थे। कुंवर पृथ्वीराज, पिछले सेशन में मैंने इनका नाम लिया था और आपको बताया था कि मेरी नज़र में और कर्नल जेम्स टोड का कथन कहो कि संग्राम सिंह की जगह अगर कुंवर पृथ्वीराज मेवाड़ के शासक बनते तो शायद खानवा के युद्ध का परिणाम कुछ और होता और भारत का भविष्य कुछ और होता। पर कुंवर पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई थी और उसकी जगह संगा बने थे।
कुंवर पृथ्वीराज की कहानी थोड़ी सी देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। कुंवर पृथ्वीराज के साथ कई इंटरेस्टिंग चीजें भी जुड़ी हुई है और कुछ ऐतिहासिक फैक्टर भी जुड़े हुए हैं। कुंवर पृथ्वीराज एक्चुअली में, उससे पहले क्या होता है, बचपन में जब ये चारों भाई छोटे होते हैं तो एक दरबारी के पास जाते हैं। तो मतलब एक ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष इन चारों का हाथ देखता है और हाथ देख के कहता है कि भाई राजयोग तो राणा सांगा के संग्राम सिंह के हाथ में लिखा हुआ है। तो इस बात से क्रुद्ध होकर के कुंवर पृथ्वीराज आदि इन पर हमला कर देते हैं, संग्राम सिंह पर। तो इनके साथ सारंगदेव नाम का एक आदमी और होता है। तो सारंगदेव क्या करता है कि इनको बचाता है। सारंगदेव बाकी वाले सबको समझाता है कि भाई एक ज्योतिष के कहने पे तुम अपने भाई को उनके प्यासे क्यों हो गए हो। फिर वहां से एक महिला ज्योतिष के पास जाते हैं, वो भी इनका हाथ देखती है और वो भी कहती है कि भाई राजयुग तो सांगा के हाथ में। ये फिर उस पर हमला करते हैं और यहाँ राणा सांगा को बचाने के चक्कर में सारंगदेव मारा जाता है। और वो जब सारंगदेव से युद्ध चल रहा, लड़ाई कर रहे होते हैं, इतने में संग्राम सिंह को वहां से भागने का मौका मिलता है और संग्राम सिंह वहां से भाग जाते हैं और अजमेर के पास आके छुप जाते हैं। अब कुंवर पृथ्वीराज की कहानी क्या है। मूण और नेणसी अपनी ख्यात में लिखते हैं कुंवर पृथ्वीराज के बारे में। पृथ्वीराज एक ही दिन में टोडा और जालौर से एक दूसरे से 200 मील की जो दूरी थी उसको उसने एक ही दिन में पार कर लिया था और वहां धावा किया था। तब से इसको उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उड़ना राजकुमार। का नाम उड़ना राजकुमार वहीं से पड़ा। 200 मील की दूरी को इन्होंने पार कर लिया था एक ही दिन में। ठीक है। और वहां पर ये बादशाह, मांडू के बादशाह गयासुद्दीन को हराते हैं टोडा में। अब इसकी कहानी क्या है कि पृथ्वीराज की कि एक बार क्या होता है कि मांडू से एक राजदूत आता है रायमल के पास। और रायमल उससे बड़ी विनम्रता से बात करता है और ये देख करके कुंवर पृथ्वीराज को गुस्सा आता है। कुंवर पृथ्वीराज अपने पिता से कहता है कि इन मल्लेच्छों से इतने इज्जत और सम्मान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां से वो राजदूत तो जाता है मांडू के सुल्तान के पास, गयासुद्दीन के पास, और उसको सारी बात बताता है कि इस तरीके से अपमान किया गया है। तो गयासुद्दीन को गुस्सा आता है और वो हमला करता है। और पृथ्वीराज जब ये सुनता है कि गयासुद्दीन हमला कर रहा है तो पृथ्वीराज अपने पिता रायमल से प्रतिज्ञा करता है कि मैं को जब तक गयासुद्दीन को बंदी बना लूं तब तक वापस नहीं आऊंगा। अब इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। पूरे दिन मारकाट चलती रहती है पर कोई हार जीत का फैसला नहीं होता है। यहाँ पृथ्वीराज बड़े दिमाग से काम लेता है कि प्रतिज्ञा तो मैं कर आया, अब इस प्रतिज्ञा को पूरा कैसे करें। तो पृथ्वीराज अपने विश्वसनीय और बहादुर एक सैनिकों का जत्था तैयार करता है रात में ही और गयासुद्दीन पर हमला कर देता है और गयासुद्दीन को बंदी बना लेता है। भयंकर उनके शिविर में मारकाट मचाता है। अब ये गयासुद्दीन को वापस लेके जब कुंभलगढ़ की तरफ आ रहा होता है तो गयासुद्दीन की सेना इनको घेर लेती है और वहां पर ही गयासुद्दीन के गले पे तलवार रख के कहता है गयासुद्दीन से कि अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दो, नहीं तो जिंदगी से जाओगे। तो गयासुद्दीन अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे देते हैं। ये उनको बंदी बना के किले में ले आते हैं और वहां पर इसको रायमल इससे आर्थिक दंड लेकर के गयासुद्दीन को वापस छोड़ देते हैं। अब एक कहानी और है जयमल की इनके साथ जुड़ती है कौन पृथ्वीराज की। ये कि टोडा का शासक था राव सुल्तान। राव सुल्तान के राज्य टोडा पर मांडू अधिकार कर लेता है। तो टोडा का राव सुल्तान घोषणा करता है कि मेरे राज्य को जो भी वापस दिलवाएगा उससे मैं मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा। अब यहाँ पर ताराबाई इनकी बेटी का नाम था राव सुल्तान की। इनका छोटा भाई जो जयमल था वो जाता है राव सुल्तान के पास और कहता है कि इससे शादी मुझसे करवाओ। तो राव सुल्तान उसे अपना कथन याद दिलवाता है कि आप एक काम कीजिए, ठोडा को स्वतंत्र करवा दीजिए मांडू से और मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दूंगा। तो जयमल राव सुल्तान और उसकी बेटी ताराबाई का मजाक बनाता है। तो टोडा का राव सुल्तान जयमल की हत्या कर देता है। तो इस बात से क्रुद्ध होकर कुंवर पृथ्वीराज वहां जाता है टोडा। और वहां जब इस बात का पता चलता है तो मांडू पर हमला करके टोडा को मुक्त करवा देता है मांडू के सुल्तान से और वापस राव सुल्तान को सौंप देता है। तो शर्त के मुताबिक कुंवर पृथ्वीराज से राव सुल्तान अपने बेटी ताराबाई की शादी करवा देता है। ताराबाई उस समय एक बहुत सुंदर महिला थी। और ये क्या करता है कि टोडा मांडू के अधीन था और मांडू ने वहां का शासक बना रखा था लाला खां पठान को। तो कुंवर पृथ्वीराज लाला खां पठान की हत्या कर देता है टोडा मुक्त कराने के चक्कर में। तो अजमेर का सूबेदार बड़ा क्रुद्ध होता है इससे, जो
दिल्ली के सुल्तान द्वारा नियुक्त था, उसको जब ये पता चलती है, वो उसका मित्र था लाला का पठान, तो वो क्रुद्ध होकर के पृथ्वीराज पर और मेवाड़ पर हमला करने के लिए निकलता है। ये बात जब पृथ्वीराज को पता चलती है तो ये उड़ना राजकुमार वापस अजमेर के सूबेदार पे हमला करके उसकी हत्या कर देता है। अब आप जब ये कहानियों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कुंवर पृथ्वीराज कितने बहादुर थे। अब यहाँ पर एक कहानी और आती है कि कुंवर पृथ्वीराज की एक बुआ थी कुंभा की पुत्री, जिनका नाम रमाबाई था। रमाबाई का विवाह हो रखा था गिरनार के राजा मंडलिक के यहाँ। गिरनार का राजा मंडलिक था, उसके यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई और इनकी बुआ की शादी हो रखी थी कुंवर पृथ्वीराज की। वो रमाबाई को बड़ा दुख देता था, गिरनार का राजा मंडलिक। और इस बात का जब कुंवर पृथ्वीराज को पता चलता है तो वो गिरनार पर हमला कर देता है और राजा के माफी मांगने पर उसको जीवन दान तो दे देता है, पर उसका एक कान काट लेता है और रमाबाई को वापस चित्तौड़ ले आता है। उसके बाद रमाबाई आजीवन चित्तौड़ में ही रही थी। और रमाबाई को रायमल है जो कुंवर पृथ्वीराज के पिता मेवाड़ के शासक, वो झावर का परगना दे देते हैं। अब रमाबाई चित्तौड़ में रहती है आजीवन और रमाबाई के कुछ निर्माण कार्य हैं। रमाबाई क्या करती है, एक राम स्वामी का मंदिर बनाती है। ठीक है, रामकुंड का निर्माण करवाती है। और कुंभलगढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण, कुंभलगढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाती है रमाबाई। ठीक है, ये रमाबाई के निर्माण कार्य। अब कुंवर पृथ्वीराज की एक और कहानी है जहां पर कुंवर पृथ्वीराज की हत्या होती है। कुंवर पृथ्वीराज की बहन होती है आनंदी बाई। आनंदी बाई का विवाह होता है सिरोही के राव जगमाल से। सिरोही का राव जगमाल भी उसके पृथ्वीराज की बहन को बड़ा दुख देता है। कहते हैं कि वो जब सोता था तो अपने जो बेड था उसका जो एक पागा था वो उसके हाथ पे रख के सोता था। और ये बात को जब सत्यता जांचने के लिए कुंवर पृथ्वीराज रात को चुपके से उसके महल में जाता है और देखता है ये बात बिल्कुल सत्य है, तो कुंवर पृथ्वीराज को बड़ा गुस्सा आता है और वो इस पर हमला करता है। तो इसकी बहन इससे इसकी जान की भीख मांगती है तो वो उसको जीवन दान देता है। अब ये क्या करता है कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए सिरोही का राज जगमाल इसको भोज पर आमंत्रित करता है, खाना खिलाता है और वापस जाते समय इसको जहर मिलाए हुए लड्डू देता है। और उन लड्डुओं को खाने से कुंवर पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचने के बाद। यहाँ कुंवर पृथ्वीराज का इतिहास खत्म होता है। और जयमल की तो वैसे ही हत्या हो गई थी, कुंवर पृथ्वीराज जहर द्वारा मारे गए और राय सिंह बचे, उनको दरबारी पसंद नहीं करते थे और पीछे बचे संग्राम सिंह। और आखिर में शासन की बागडोर आती है संग्राम सिंह के पास, जो अजमेर के पास थे और वहां से लौट आते हैं। और आप इतिहास के अंदर एक बनवीर नाम का नाम सुनते हो। बनवीर जो उदय सिंह की हत्या का प्रयास करता है, संग्राम सिंह के बेटे। और बनवीर, फिर पन्ना था और उदय सिंह, ये करेक्टर आपने बचपन से सुनते आए होंगे। ये बनवीर थे ना, वो ये कुंवर पृथ्वीराज के पुत्र थे। कुंवर पृथ्वीराज द्वारा, बाप इनका कुंवर पृथ्वीराज था और माता इनकी दासी थी, दासी पुत्र थी। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब महाराणा सांगा के युद्ध और उसके शासनकाल। जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा है, यानी एक बुरी तरह जख्मी सिपाही, सैनिकों का भग्नावेश महाराणा सांगा। और जब ये राजा बने तो मेवाड़ चारों तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ था। गुजरात राज्य का शासक महमूद बेगड़ा और दक्षिण पूर्व में मांडू का शासक था नसीरुद्दीन और उत्तर में सल्तनत दिल्ली का शासन था सिकंदर लोदी। इन्होंने शासन हाथ में आते ही सबसे पहले सीमाओं को सुरक्षित किया था। वो कैसे किया था,
जैसे ये मेवाड़ राज्य है, उत्तर की तरफ सीमा मजबूत करने के लिए करमचंद पवार, ये वही करमचंद है जिसके यहाँ भाइयों के हमला करने पर सांगा ने शरण ली थी, जो उस समय अजमेर नागौर मंडल का ठिकानेदार था। और करमचंद पवार को ये रावत की उपाधि देकर बूंदी और आसपास के क्षेत्र दे देता है, जिससे दिल्ली की तरफ मेवाड़ का प्रवेश द्वार था, ये दिल्ली की तरफ रक्षा करता है, उत्तर दिशा की तरफ करमचंद पवार। और पूर्व मध्य में क्या करता है, मांडू की सीमा की तरफ मेदिनी राय को बिठा देता है, गागरोन और चंदेरी की रियासत देकर पूर्व दिशा में। और दक्षिण की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सिरोही राज्य से दोस्ती कर ली। और पश्चिमी की तरफ नागौर, अजमेर, नागौर मंडल, ये था ही करमचंद की पुश्तैनी जागीर। ठीक है। अब राणा सांगा ने क्या किया था कि ईडर के राजा भारमल को गद्दी से हटा करके अपने विश्वसनीय रायमल को गद्दी पर बिठा दिया था, और मांडू की सीमा की तरफ मेदिनी राय को बिठाकर गागरोन और चंदेरी रियासत दे दी थी। और इस हस्तक्षेप को महमूद बेगड़ा सहन नहीं कर पाया था, और महमूद बेगड़ा तब तक मर जाता है और सुल्तान मुजफ्फर नया सुल्तान बनता है। दूसरा काम ये किया था कि शासक बनते ही राजपूताना के जितने कमजोर राज्य थे उनको सहयोग देने की घोषणा की थी राणा सांगा ने। इस वजह से छोटे मोटे राज्य उनके निकट आ गए थे और किसी भी परिस्थिति में साथ देने के लिए राजी हो गए थे। और मुजफ्फर ने रायमल, जिसे महाराणा सांगा ने ईडर की गद्दी पर बिठाया था, उसको हटाने के लिए अभियान भेजने शुरू किए थे। ठीक है ना। जो मुजफ्फर है, ये गुजरात का शासक है। तो राणा सांगा को गुजरात और मांडू दोनों ओर से उलझना पड़ा था सर्वप्रथम शासक बनते ही। तो गुजरात का शासक मुजफ्फर क्या करता है कि 3 अभियान भेजता है राणा सांगा के खिलाफ ईडर के प्रश्नों पर, जहां पर ईडर की गद्दी पर रायमल को बिठाया था हरमल को हटा के। पहला अभियान भेजता है निजामुल मुल्क के नेतृत्व में, जिसने युद्ध किया रायमल से, और रायमल ने उसको हरा दिया और वो जंगल में छिपने पर मजबूर हुआ। रायमल सॉरी जंगल में छिपने पर मजबूर हुआ, लेकिन कुछ समय बाद रायमल अपनी सेना एकत्रित कर वापस हमला करता है और ईडर को प्राप्त कर लेता है। दूसरा अभियान जहीर उल मुल्क को भेजा, असफल खाली हाथ आया। तीसरा अभियान लेकर गया हुसैन अली, और उसने ईडर को जीत लिया। इससे राणा सांगा बहुत क्रोधित होता है, वो ईडर पर आक्रमण करता है। ईडर से हुसैन अली भाग गया, अहमदनगर में छिप गया। अहमदनगर वही अहमदाबाद ने अहमदनगर को घेरा, आक्रमण किया। हुसैन अली को मारकर वहां का खजाना, हाथी घोड़े लूट कर वापस मेवाड़ आया। और इससे गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर और सौराष्ट्र के जागीरदार मोहम्मद दोनों आपस में समझौता करते हैं, दोस्ती करते हैं और संयुक्त रूप से मेवाड़ पर हमला करते हैं। यहाँ पर गुजरात के सुल्तान के साथ धोखा होता है। मेवाड़ की शक्तिशाली सेना को देखकर उसका साथी सौराष्ट्र का जागीरदार अयाज ने राणा सांगा से संधि कर ली और पीछे हट गया। सुल्तान अब कमजोर पड़ गया और खाली हाथ गुजरात लौट गया। अब आता है महाराणा सांगा और मांडू राज्य का युद्ध। मांडू का शासक उस समय महमूद खिलजी द्वितीय था और उसका खास आदमी था मेदिनी राय। अब मेदिनी राय वहां मांडू के जो अमीर थे उनको पसंद नहीं था। उन्होंने चाल चल के खिलजी और मेदिनी राय में मतभेद पैदा कर दिए, और मेदिनी राय को जान बचाकर भागना पड़ा और वो पहुंचे वहां से मेवाड़ जान बचाकर। और सांगा ने क्या किया कि अपनी सीमा पर गागरोन और चंदेरी नामक जागीर थी राणा सांगा की, उन्होंने उसे मेदिनी राय को दे दिया। और ये बात महमूद खिलजी मांडू के शासक को पसंद नहीं आई और उसने गागरोन पर आक्रमण कर दिया। 1519 में इस युद्ध में महाराणा सांगा ने बड़ी बेरहमी से खिलजियों को मारा और पराजित किया। युद्ध में खिलजी का शहजादा आसफ खान मारा गया और खुद खिलजी कैदी बन गया। बाद में नरम दिल दिखाते हुए राणा सांगा ने खिलजी को रिहा किया था और भविष्य में कभी हमला न करने की प्रतिज्ञा दिलाई थी। यहाँ पर मांडू और गुजरात दोनों सलट जाते हैं। अब तीसरा फिर आता है दिल्ली का सुल्तान, सुल्तान इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी बनता है नया सुल्तान। उससे राणा सांगा के 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध 1517 में कातोली का युद्ध।
दूसरा युद्ध 1518 में धौलपुर का युद्ध। दोनों ही युद्ध मेवाड़ जीतता है। हाथोली का युद्ध और धौलपुर का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोधी दोनों के बीच हुआ था और दोनों ही युद्ध राणा सांगा जीतता है। अब है महाराणा सांगा और बाबर का युद्ध। बाबर पानीपत की लड़ाई में जीत करके भारत पर अधिकार करता है, इब्राहिम लोधी को मारता है। फिर अब दूसरा भारत का सबसे शक्तिशाली शासक का था महाराणा सांगा। महाराणा सांगा और बाबर के बारे में कुछ इतिहासकारों ने कुछ चीजें में मतभेद है। मतभेद किस चीज को लेकर है कि बाबर महाराणा सांगा पर आरोप लगाता है बाबर के आरोप क्या थे। बाबर ये कहता है कि महाराणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए मुझे आमंत्रित किया था और मुझे सहायता का वचन दिया था और युद्ध के समय सांगा मेरी सहायता के लिए नहीं आया और मुझे धोखा दिया। बाबर बताता ये कारण। कुछ इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते हैं कि बाबर ने शायद ये चीजें पता नहीं किस कारणवश बोली होगी और अपने आक्रमण को औचित्य को ठहराने के लिए बोली या अपने बयाना युद्ध के पीछे सही तर्क देने के लिए बोली या अपने सैनिकों में किसी चीज के लिए बोली, पता नहीं, पर ये कारण सच नहीं है कुछ इतिहासकारों के अनुसार। पर हम आते हैं असली कहानी की तरफ, महाराणा सांगा और बाबर का युद्ध। अब दोनों के बीच में ये हुआ कि जैसे ही भारत पर बाबर का अधिकार हुआ तो यहाँ महाराणा सांगा ये करते हैं कि भाई वो उत्तर की तरफ अपनी सीमा का विस्तार शुरू कर देते हैं। जो दिल्ली वंश के उस समय के छोटे मोटे सामंत या सूबेदार टाइप थे उनको हराना शुरू कर देते हैं और उस तरफ से जब बाबर को ये चीज पता चलती है तो बाबर भी, दोनों की सीमाएं टकरानी शुरू हो जाती है तो बाबर बयाना पर अधिकार करने के लिए आक्रमण कर देता है। ये बयाना भरतपुर धौलपुर में। तो वहां पर जब इनका बयाना पर अधिकार करता है फिर से सांगा की सेना पहुंचती है और फिर दोनों की सेना के बीच जो युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर राजपूतों के शौर्य को देख करके बाबर की सेना में एक निराशा फैल जाती है। सेना के बारे में जो किंवदंतियां सुनी थी, कहानी सुनी थी, और इस युद्ध में भयानक युद्ध जो 1527 में हुआ उसमें बाबर की सेना हार जाती है। और वो जब हारे थके हुए सैनिक बाबर की मुख्य सेना में, मुख्य पंडाल में लौटते हैं और वहां की कहानी बताते हैं तो मुगल सेना में एक तरह से निराशा फैलती है और उनका मनोबल गिर चुका होता है। अब उस मनोबल को वापस पाने के लिए, वापस लौटाने के लिए बाबर कुछ प्रतिज्ञा करता है कि मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा और इस युद्ध के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं करूंगा, और इस टाइप की बहुत प्रतिज्ञाएं करता है अपने सैनिकों के अंदर उत्साह भरने के लिए। और ये उस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम देता है और उसके सैनिकों में वापस उत्साह भरता है। अब यहाँ पर चीज ये होती है कि बाबर बड़े दिमाग से काम लेता है। इस युद्ध के अंदर बाबर क्या करता है कि राणा सांगा और उसके गुप्तचरों और सैनिकों को भ्रमित करने के लिए वो अपने एक छोटे से सैनिक के जत्थे को वापस काबुल की तरफ भेजता है इस रास्ते से, ताकि राणा सांगा ये समझे कि बाबर वापस तरफ जा रहा है। और राणा सांगा यहाँ पर ये गलती करता है, खानवा के तुरंत युद्ध को जीतने के बाद वो सेना के पंडाल को एक तरफ रख देता है और वापस उस जब भागती हुई बाबर की सेना पर हमला नहीं करता या बाबर पर हमला नहीं करता, वो बाबर को वक्त दे देता है। ऊपर से बाबर की इस चाल में विश्वास कर देता है। बाबर इस चाल में डाल के खानवा नामक स्थान पे अपने युद्ध के मोर्चे को मजबूत करने लगता है। अब ये होता है कि जब सांगा को ये समाचार मिलता है कि बाबर हमले के लिए आ रहा है तो सांगा भी दिल्ली की तरफ रवाना होता है। तो आपस में दोनों की भिड़ंत होती है खानवा नामक स्थान पर। 7 मार्च की सुबह 9 बजे खानवा के मैदान में इन दोनों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर क्या था कि महाराणा सांगा के साथ कौन कौन लोग थे। महाराणा सांगा के साथ पहली बार राजस्थान में ये हो रहा था कि राजस्थान के जितने राजवाड़े थे उन सब का प्रतिनिधित्व था महाराणा सांगा के साथ युद्ध में। बीकानेर के राजमल कुमार कल्याणमल सेना शहीद थे राणा सांगा के साथ। जोधपुर के मालदेव राठौर सेना शहीद थे।
सिरोही के अखिराज दुड्डा सेना शहीद थे। ईडर के भारमल सेना शहीद थे। डूंगरपुर के उदय सिंह सेना शहीद थे। चंदेरी के मदनी राय सेना शहीद थे। अमेर के पृथ्वीराज कछवा सेना शहीद थे। हसन खां मेवाती और महमूद खां लोधी, ये दोनों कौन थे? इब्राहिम लोधी के सेनापति जो बच गए थे। इब्राहिम लोधी के साथी थे, बचने के बाद सांगा से मिल गए थे। और नागौर के खानजादा सेना शहीद, और मेड़ता के रायमल राठौड़ और बीरमदेव मेड़तिया सेना शहीद, और सालुम्बर के रावत रत्न सिंह सेना शहीद, ये थे। सुबह 9 बजे 17 मार्च 1527 को ये युद्ध शुरू हुआ और शाम होते होते महाराणा सांगा बुरी तरह हार चुके थे। वे खुद चोटिल हो गए, उनकी सेना तितर बितर हो गई थी। इतनी विशाल सेना के बावजूद मेवाड़ युद्ध हार गया। क्यों हारा? 4 कारण बताते हैं इतिहासकार। एक तो भयानक युद्ध में मेवाड़ जीता तो मुगल सेना का मनोबल टूट गया था और मेवाड़ ने उसी समय आक्रमण न कर बाबर को तैयारी के लिए समय दे दिया। पहला कारण हम पहले बता चुका हूं आपको। दूसरा कारण क्या था कि इस युद्ध के अंदर बाबर की सेना सुनियोजित थी, अनुशासित थी, और महाराणा सांगा की सेना एक भीड़ के समान थी। भीड़ के समान कैसे? महाराणा सांगा की सेना के अंदर अब इतने सारे लोग थे, ये अपनी सेना सहित आए थे। ये डायरेक्ट महाराणा सांगा के कंट्रोल में नहीं थी सेना, अब ये अपने सेनापति के कंट्रोल में सेना थी। अब युद्ध मैदान के अंदर क्या होता है कि आदेशों की जो श्रृंखला होती है वो अगर बिखरी हुई होगी तो त्वरित एक्शन या त्वरित चीजों के लिए और आपसी सामंजस्य के लिए चीजें कहाँ होगी? ये तो फिर एक भीड़ के समान हो गई। कोई कुछ आदेश दे रहा है, कोई कुछ आदेश दे रहा है, और सामने की तरफ एक बंदा है जिसके लिए एक इशारे पर सब मरने और मारने पर उतार हुए। सेना के अंदर हेरारकी सिस्टम है और बड़ा तकड़ा है, और यहाँ पर सेना के अंदर वैसा हेरारकी सिस्टम नहीं है, एक भीड़ के समान है। ये तो बड़ा कारण हो गया। तीसरा कारण था बाबर द्वारा तुलनुमा युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ना। ये क्या थे? उस समय राजपूत सीधा सामने की दिशा में जाके हमला करते थे। ये क्या करते थे कि चारों तरफ से एक घुड़सवारों का जत्था उस तरफ से आ रहा है, एक उस तरफ से आ रहा है, और बैलगाड़ियों के पीछे तोपों को इस तरह से कर रखा है, छिपा रखा है कि तोपों को नुकसान कम से कम और सैनिकों का कम से कम, और सामने वाले को तोपों से मारा जाए। दूसरा, इन्होंने तोप खाने का इस्तेमाल किया। तो तुलुकनुमा पद्धति के अलावा बाबर के पास मजबूत नए हथियार तोप उस समय मेवाड़ के पास नहीं था, और बाबर की सेना के पास बंदूकें भी थी। मेवाड़ सांगा की सेना के पास तीर तलवार और भाले थे, और बंदूकों और तोपों का सामना तीर तलवार भालों से हो रहा था। ये 4 बड़े कारण थे। आपके 5 नंबर का क्वेश्चन अगले टेस्ट में आता है कि मेवाड़ की राणा सांगा की सेना के भयानक युद्ध में हार के क्या कारण थे, तब आपको ये कारण लिखने हैं। याद है ना? इसको अच्छे ढंग से देख लेना। आगे चलते हैं। झाला अज्जा, यहाँ पर 1 लाइन का क्वेश्चन आएगा एक आपके प्रीलिम्स में, कभी ध्यान रखिएगा झाला अज्जा के बारे में। झाला अज्जा वो थे कि जब महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में तीर लगने से जब सांगा बेहोश हो गए थे, तब इनकी जान बचाने के लिए जब इनके सेनापति इनको, इनके साथी अखिराज दुड्डा जो मैदान से इनको दोसा लेकर चले जाते हैं, तो उस समय ये बात आती है कि सेना का सेनापति कौन बनेगा जब राणा सांगा के जाने के बाद। तो राणा सांगा का और मेवाड़ का राज्य ने धारण करके सेना का नेतृत्व झाला अज्जा को दिया जाता है। एक ये भी बड़ा कारण था सांगा की सेना के हारने के कारण। जब सेना को पता चलता है कि जिन्हें किसी और ने धारण कर लिया तो उनको तितर बितर हो जाती है, एक महाराणा की कहीं मृत्यु तो नहीं होगी थी। तो झाला अज्जा ने राणा सांगा की जगह खानवा के युद्ध में मेवाड़ का राज्य ने धारण किया था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर और मेवाड़ और महाराणा सांगा की हत्या। खानवा के युद्ध के बाद चीजें क्या होती है कि दोसा के बसवा में महाराणा सांगा स्वस्थ होते गए और उन्होंने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में क्या था? प्रतिज्ञा में ये था कि जब तक मैं बाबर को हराने दूं पगड़ी नहीं पहनूंगा, और कुंभलगढ़ के दुर्ग में चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा, या चित्तौड़ वापस प्रवेश नहीं करूंगा। ये राणा सांगा ने प्रतिज्ञा ले ली, और अपमान का बदला लेने की बड़ी प्रतिज्ञा थी। तो बाबर ने चंदेरी की तरफ कूच किया। बाबर चंदेरी की तरफ आक्रमण कर रहा था खानवा की लड़ाई के कुछ समय बाद, और चंदेरी में उस समय मेदिनी राय राजा थे। खानवा के युद्ध में वो भी थे पर जिंदा लौट गए थे। अब एक बड़े युद्ध के बाद एक और हमला चंदेरी के लिए बहुत विनाशकारी था। उन्होंने महाराणा सांगा को ये बात बताई, तो महाराणा सांगा भी बाबर से बदला लेने सहित चल दिए चंदेरी की तरफ।
और रास्ते में पड़ने वाली कल्पी नामक जगह पर महाराणा सांगा रुके और बाकी सामंतों को सूचना भेजी कि वो युद्ध में साथ आए। और बाकी सामंत जो छोटे राज्य से थे, कम सेना थी, एक बड़ा युद्ध बुरी तरह हार कर बैठे थे, डरे बैठे थे। उनको लगने लगा कि अब फिर से बाबर के सामने गए तो सर्वनाश होगा। एक तो उनके पास सेना की तैयारी नहीं थी, दूसरा बाबर के पास तोप खाना था जिसका राजपूतों के पास कोई तोड़ नहीं था। इसलिए इस चीज और इस विनाश से बचने के लिए सामंत एक योजना बनाते, और योजना क्या थी? महाराणा सांगा को मारने की। तो क्योंकि उनको ये डर था कि महाराणा सांगा जिंदा रहे और वो साथ नहीं गए तो मेवाड़ उन पे आक्रमण करेगा और वो वैसे ही मारे जाएंगे, और युद्ध में गए तो वो वैसे भी मारे जाएंगे। तो कल्पी नामक स्थान पर अस्थायी मेवाड़ी शिविर में 30 जनवरी 1528 को सबने मिलकर महाराणा सांगा के भोजन में जहर मिला दिया और इस मेवाड़ का वीर युद्ध योद्धा धोखे से मारा गया। महाराणा सांगा एक युद्ध से जाते हैं तब इनका एक हाथ और एक, कहते हैं कि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं था और एक पैर नहीं था। भाई जब ज्योतिष के पास गए थे उस लड़ाई में इन्होंने एक आंख खो दी थी। और जब ये एक युद्ध में हाथ पैर गंवा के आए तब इन्होंने अपने सामंतों से कहा था कि आप चाहें तो अपने राजा को बदल दें, क्योंकि मेवाड़ जैसे राज्य का एक लंगड़ा या एक बिना पैर का आदमी कैसे बोझ उठाए। तो मेवाड़ के सामंतों और उस समय के जो दरबारी थे उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। तब इन्होंने महाराणा सांगा से निवेदन किया था कि मालिक आप ही मेवाड़ के भार को उठाए रखे, और आपसे बड़ा भार योद्धा हमारे पास और कोई है नहीं जो मेवाड़ के भार को उठाए। तो सांगा जैसा वीर साहसी योद्धा खत्म हो गया और धोखे से अपने साथियों के द्वारा मारा गया। और चूंकि इतिहास पहले ही एक मेवाड़ का नुकसान कर चुका था, उड़ना राजकुमार की हत्या जहर द्वारा, वो भी भोजन में जहर खाने के लड्डू में, और दूसरा सांगा, दो महान भाई भोजन में जहर द्वारा मारे गए। ये सांगा की कहानी थी। अब सांगा के बाद आते हैं रानी कर्णावती। उनका जौहर और महाराणा सांगा की मौत के बाद का मेवाड़। रानी कर्णावती थी, वो सांगा की पत्नी थी, और राणा सांगा ने रत्न सिंह को उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिया था, तो कलह की कोई वजह नहीं थी। मगर उनके दो पुत्र और थे और एक उनके भाई का पुत्र था जिनके बीच गद्दी का संघर्ष शुरू हुआ। रत्न सिंह महाराणा सांगा की पहली पत्नी के पुत्र थे। और इसके अलावा इनकी एक और रानी थी सांगा की, रानी कर्णावती कर्णावती और हर मामले में दूसरे रानियों से आगे थी और महाराणा सांगा की अधिक नजदीक थी, उनकी प्रेमिका टाइप थी कर्णावती। तो उन्होंने अपने प्रभाव से महाराणा सांगा से अपने दोनों बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह के लिए रणथंभौर की जागीर ले ली थी और अपने भाई को उनका संरक्षक घोषित करवा दिया था। और रानी कर्णावती रणथंभौर में रहने लगी थी अपने पुत्रों समेत और योजना बनाने लगी कि कैसे भी करके मेवाड़ की गद्दी पर सही व्यक्ति बैठ जाए। और अन्य दावेदार महारानी कर्णावती को उपयुक्त नहीं लगते थे, और इस बात को लेकर के उसने रणथंभौर किले से बाबर को पत्र लिखा कि आप हमें मेवाड़ जीत के दे और बदले में रणथंभौर रख ले। क्योंकि संधि होने से पहले ही बाबर मर गया। मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा रत्न सिंह बैठते थे, मगर उनका और महारानी के भाई कर्णावती का आपस में झगड़ा होता था जिसमें दोनों मारे जाते हैं और विक्रमादित्य मेवाड़ के नए महाराणा बनते हैं। एक सांगा के समय एक चीज मिस हो गई थी जो मैंने बाद में लिखी थी, पाती पैरवन की परंपरा। उस समय ये बड़ी फेमस थी पाती पर्वन परंपरा। इसमें ये होता था कि राजपूत कालीन प्राचीन परंपरा थी और इसको वापस पुनर्जीवित करने का श्रेय राणा सांगा को जाता है। राजपूताने का वह पहला शासक जिसने अनेक राजपूत राज्यों को विदेशी जाति के विरुद्ध संगठित कर उन्हें एक छत्र के नीचे लाया। ये एक तरह का संदेश भेजते थे और आपस में दूसरों के प्रति एकजुट होने की जो परंपरा थी उसको पाती पर्वन परंपरा कहते हैं। राणा विक्रमादित्य रत्न सिंह के स्थान पर शासक बनते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। उदय सिंह और विक्रमादित्य को सुरक्षित बूंदी भेज दिया जाता है और देवली के रावत बाग सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाकर सेना का नेतृत्व दिया जाता है और मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है जिसमें रानी कर्मवती जौहर करती है। ये वही रानी है जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। जब बहादुर शाह आक्रमण करते हैं तब ये हुमायूं को राखी भेजती है और आमंत्रित करती है मेवाड़ की रक्षा की। ठीक है। और मेवाड़ का दूसरा शाखा
इन्हीं के नेतृत्व में होता है। पहला अलाउद्दीन खिलजी रत्न सिंह पद्मिनी, दूसरा साका रानी कर्णावती या कर्णावती कर्मावती कुछ भी कह सकते हो आप, जिसकी पत्नी राणा सांगा की पत्नी और उदय सिंह की मां। बातें महाराणा उदय सिंह। 1537 में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का अभिषेक हुआ। उदय सिंह बनवीर के मध्य मावली गांव में युद्ध हुआ था। मावली उदयपुर में ही स्थित है, आज भी है, और तहसील भी है शायद। और उदय सिंह विजयी हुआ था और 1540 में चित्तौड़ का स्वामी बना। ये बनवीर कौन है, मैंने पहले बताया था, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का पुत्र, दासी पुत्र था ये बनवीर। ठीक है। महावली में युद्ध हुआ, उदय सिंह जीत गया था। और इससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गया अपने दूसरा वाला भाई जो विक्रमादित्य, इसकी मृत्यु हो गई थी, बड़ा भाई तो उदय सिंह बना था उसके बाद 1537 में शासक। और उदय सिंह बनवीर का युद्ध होता है और चित्तौड़गढ़ के अंदर बनवीर ने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत फेमस है तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़ का, उसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। और उदय सिंह ने उदयपुर शहर की नींव डाली थी और उदय सागर झील का निर्माण करवाया था 1559। उदयपुर शहर की स्थापना उदय सिंह ने की थी और उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। सितंबर 1567 के अंदर अकबर चित्तौड़ अभियान पर रवाना होता है। उदय सिंह किले का भार जयमल और फत्ता पर छोड़कर इधर चले गए। ये बहुत बहादुर थे जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए और फत्ता की रानी फूल कंवर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया और इस चित्तौड़ का तीसरा साका कहते हैं। पहला पद्मावती, दूसरा कर्मावती को या कर्णावती को, तीसरा फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ के तीन साके। ठीक है। फूल कंवर किसकी पत्नी थी फत्ता की रानी। और अबुल फजल लिखता है कि चित्तौड़ विजय करने हेतु अकबर ने साबात का निर्माण करवाया, जिसकी रक्षा करते हुए प्रतिदिन 200 आदमी मारे जाते थे। साबात एक ऊपर चढ़ने का बड़ा यंत्र था जो चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए बनाया गया था। और 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अधिकृत कर लिया। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का गोगुंदा में देहांत हुआ था। जयमल फत्ता की मूर्तियां हैं वो आगरा और बीकानेर के जूनागढ़ में लगाई, बीकानेर के किले जूनागढ़ में और आगरा में लगवाई गई थी। कह रहा हूँ ना, इन्होंने बहादुरी, कहते हैं कि भाई एक ही हाथ कट गए थे, तो दूसरे ने उसको अपने मतलब टांग में गोली लगी, सॉरी उसको टांग में गोली लगी थी। अकबर जब ये दुर्ग का जो शक्तिगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य हुई, उदय सिंह तो इनको छोड़ करके किले का बाहर देके पहाड़ों में चले गए, तो जयमल फत्ता के पास था। तो ये क्या कि दुर्ग जब शक्तिगढ़ दुर्ग का रात को निर्माण कार्य करवा रहे थे, अकबर ने अपनी बंदूक से गोली चलाई थी तो इसके पैर में लगी थी, ये घायल हो गया था। तो इनमें से एक ने उसको कंधे पे उठा के युद्ध किया था। तो उसके युद्ध की जो वीरता है, इस वजह से अकबर बड़ा प्रभावित हुआ था और इनकी मूर्तियां लगवाई थी आगरा के किले में। बीकानेर के शासक ने भी जूनागढ़ किले में इनकी मूर्तियां लगवाई थी। और 1557 के अंदर उदय सिंह और अजमेर के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था और उसे हरमाड़ा का युद्ध कहते हैं। हरमाड़ा का युद्ध उदय सिंह और अजमेर के हाजी खां के मध्य। अब आते हैं राणा प्रताप। जन्म 9 मई 1540, कुंभलगढ़ 1540 से 1597 तक। और माँ का नाम जयवंता बाई, पाली के सोनगा अखिराज की पुत्री थी। पाली के सोनगरा अखिराज की पुत्री, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ। जयवंता बाई के बेटे थे, उदय सिंह के बेटे थे। उदय सिंह ने भटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव में जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसका सामंतों ने विरोध किया और प्रताप को शासक बना दिया। और प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ। रावत कृष्णदास ने तलवार बांधी। और दूसरा राज्याभिषेक 1572 में कुंभलगढ़ में हुआ और जहाँ राजचंद्र सेन भी उपस्थित थे। को राजचंद्र सेन कौन, जोधपुर के, महाराणा प्रताप के अग्रगामी। ये रावचंद्र सिंह कुंभलगढ़ में उपस्थित थे जिस समय राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ।
तो इससे क्रुद्ध होकर अकबर जगमाल इनका जो बड़ा भाई वो अकबर की सेवा में चला गया और जाजपुर का परगना अकबर ने उसे जागीर में दिया। 1583 में दत्तानी के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी जगमाल की। और मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में प्रताप नाम के लिए कीका शब्द का प्रयोग किया है। प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जानते थे। और मुगल शासक अकबर ने प्रताप से सुलह वार्ता के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे 1572 से 1573 के मध्य। पहला था जलाल खां कोरची, दूसरा था कुंवर मान सिंह। इसी दौरान ही मान सिंह और डूंगरपुर के महारावल आस्करण के मध्य बिलपण नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसमें महारावल की पराजय हुई। जलाल खां कोरची 1572 में, 1573 में कुंवर मान सिंह आए और सितंबर 1573 में भगवंत दास आए और दिसंबर 1573 में टोडरमल आए। सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो याद रखना JMBT ऐसे याद कर लेना। अगर याद न हो, ये ट्रिक है। जे का जलाल खां कोरची और M का मान सिंह और B का भगवंत दास और T का टोडरमल। JMBT मैंने तो भाई मेरे जब याद करने के थे तो मैं इस तरीके से इसको याद करता था। कोई भी चीज याद नहीं कर उसकी ट्रिक बना लो। JMBT शिष्टमंडल की आप ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा जिससे आपको ये याद रहेगी। 4 शिष्टमंडल 72 से 73, JMBT, जलाल खां कोरची और मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। 4 शिष्टमंडल भेजे, महाराणा प्रताप राजी नहीं हुए, तब इनके बीच में युद्ध की स्थिति आती है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। रणछोड़ दास कृत राज प्रशस्ति, अमर काव्यम और मालासांत झूलना प्रताप महाराणा प्रताप जीरा। मालासांत है झूलना महाराणा प्रताप जीरा और नैण श्री ख्यात संगत रासो और अबूर फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। राजस्थान के जो काव्य है वो इसको खमनोर का युद्ध कहते हैं। तो सीधा खमनोर का युद्ध भी पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध ही था, ठीक है ना। और बुंदेयुनी से गोगुंदा का युद्ध का है, खमनोर का युद्ध या गोगुंदा का युद्ध। प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहते हैं और गोगुंदा का भी युद्ध कहते हैं। और वह बुंदेयुनी था वो इस युद्ध में अकबर की सेना के साथ था। कहते हैं कि बुंदेयुनी अपने खुद के ग्रंथ में लिखता है कि मैंने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को धोया था। युद्ध के बारे में जब वो लिखता है तो उसमें ये कथन भी लिखता है, जबकि जेम्स टॉड ने प्रथम बार इस युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध के नाम से संबोधित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने इसको नाम दिया था हल्दी घाटी का युद्ध। और वही टॉड हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहते हैं। मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं। और झाला बीदा ने प्रताप के छत्र को धारण कर प्रताप को सकुशल युद्ध भूमि से बाहर निकाला था। जब उसका घोड़ा घायल हो गया था, झाला बीदा ने छत्र धारण किया था राणा प्रताप का। और चेतक था जिनका पैर कट गया था, फिर भी उसने महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर ले गया था और फिर एक नाले को पार करके उसकी मृत्यु होती है। तो उसी चेतक की समाधि बलीचा गांव में बनी हुई है। चेतक की समाधि बलीचा गांव में। और अकबर ने उदयपुर फतेह करने के उपलक्ष्य में एक सोने का सिक्का डलवाया जिस पर अंकित था मोहम्मदाबाद आओ उर्फ उदयपुर में जो जीता जा चुका है। सिक्का डाला गया मोहम्मदाबाद उर्फ उदयपुर में जो जीता जा चुका है। और उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद किसने किया था? अकबर ने। खिजराबाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल के मोहम्मदाबाद किया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर लिया था तो बेटे के उपलक्ष्य में। और मई 1577 में अकबर अपनी राजधानी लौट जाता है। अब हल्दी घाटी की युद्ध के बाद अकबर के खिलाफ प्रताप के खिलाफ अकबर ने 4 लोगों को भेजा था युद्ध के लिए, क्योंकि वो प्रताप को ना तो हरा पाया था और न बंदी कर पाया था। क्यों? युद्ध अपरिणामित युद्ध था। देखो कि अपरिणामित कैसे कहते हैं, देखो कि राजस्थान के अंदर कुछ चीजें चल रही है, किसी का राज आता तो कोई अकबर को हरा हुआ बता देता है, कोई महाराणा प्रताप को हरा हुआ बता देता है। और सत्यता है ये है कि युद्ध था वो
परिणाम रहित रहा था, परिणाम नहीं निकला था उसका। क्यों? अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का, तो सफल नहीं रहा, और महाराणा प्रताप का उद्देश्य था अकबर को हराने का, वो दोनों ही सफल नहीं हुए थे, तो युद्ध परिणाम रहित रहा। 4 बार इन्होंने, अकबर ने अपने सेनाओं को भेजा था महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए। पहली बार भगवान दास के नेतृत्व में अभियान भेजा, और शाहबाज खान के नेतृत्व में 3 बार भेजा था, 1577, 1578 और 1579। और अब्दुल रहीम खान का नाम 1580 और 81 में भेजे गए, और जगन्नाथ कछवा दिसंबर 1584 में भेजे गए। फिर अकबर ने इसके खिलाफ कोई अभियान नहीं भेजा, महाराणा प्रताप के खिलाफ। 4 लोगों के साथ अभियान भेजा था, भगवान दास, BSA, भगवान दास, शाहबाज खान, अब्दुल रहीम खान खाना और जगन्नाथ कछवा। ठीक है, आगे चलते हैं। शाहबाज खां 1577 में अपने प्रथम अभियान में कुंभलगढ़ के अजय दुर्ग को जीतने में सफल रहा था, और कुंभलगढ़ किले के किलेदार थे प्रताप के मामा भाण सोनग्रा, जो इस युद्ध में मारे जाते हैं। और शाहबाज खां गाजी खां और शाहबाज खां गाजी खां और बदकशी को दुर्ग का किलेदार नियुक्त करता है। प्रताप कुंभलगढ़ से ईडर और वहां से चुलिया ग्राम पहुंच जाते हैं, और यही चुलिया ग्राम प्रताप को ताराचंद और भामाशा मालवा की लूट से प्राप्त 25 लाख रुपए और 2000 अश्वियां भेंट करते हैं। इसी समय रामा मासाणी जो प्रधान था, उसके स्थान पर भामाशा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। भामाशा यहाँ पर अपनी सारी संपत्ति 25 लाख रुपए और 2000 अरसपिया महाराणा को भेंट करते हैं, इस वजह से उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है रामा महासाणी की जगह। नाम ये भी याद रखना, आजकल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में बड़ी धूम चल रही है आरपीएससी की ऐसी चीजें पूछने की। ठीक है ना? तो रामा महासाणी जो प्रधान था, उसके स्थान पे भामाशा को बनाया गया था। प्रताप ने 1582 ईस्वी में दिवेर के शाही थाने पर हमला कर शाही थाने के संरक्षक सुल्तान खां को पराजित कर दिया था। ये अकबर का रिश्तेदार था सुल्तान का, शायद ये भी मामा मामा ही कुछ था, तो उसको इसने पराजित कर दिया था प्रताप ने और मार दिया था। और टोड ने दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ की थर्मोपली, हल्दी काटी, और मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध। ठीक है ना? और दिवेर के बाद कुंभलगढ़ को भी जीत लिया था महाराणा प्रताप ने। और 1585 में प्रताप ने चावंड के लूणा राठौड़ को परास्त कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड के लूणा राठौड़ को परास्त कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया, और 1585 के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध कोई बयान नहीं किया। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और वहां महल और चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। 1597 ईस्वी में बाघ का शिकार करते हुए धनुष की प्रत्यांशा खींचने के दौरान हाथों में अंदरूनी चोट आ गई थी, जिस वजह से 1597 में प्रताप का निधन हो गया। बाडोली गांव में प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई। प्रताप की छतरी कहाँ है? बाडोली गांव में। प्रताप की छतरी बाडोली गांव में बनी हुई है। और रामा सांधु और माला सांधु नामक वीरों ने हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया था, और चक्रपाणी मिश्र मथुरा का विद्वान प्रताप के दरबार में 3 ग्रंथों की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चक्रपाणी मथुरा का विद्वान था और प्रताप के दरबार में रहता था, और उसने 3 ग्रंथों की रचना की थी। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति। चक्रपाणी मिश्र, मथुरा का विद्वान और प्रताप के दरबार। और इसके साथ ही डिंगल भाषा कवि प्रथम प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राठौड़, वेली कृष्ण रुक्मणी री, तो इसकी प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की। और डिंगल का हेरोस, हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। पीतल और पाथल, एक महाराणा प्रताप के लिए और एक पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। तो इसने वेली कृष्ण रुक्मणी में इसने प्रताप की प्रशंसा में दोहे लिखे थे, पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र आया है। प्रताप की प्रशंसा में पृथ्वीराज राठौड़ वेली कृष्ण रुक्मणी अपने प्रसिद्ध रचना में दोहे लिखता है, और डिंगल भाषा का ये हेरोस था। चक्रपाणी मिश्र मथुरा का विद्वान प्रताप के दरबार में 3 ग्रंथों की रचना करता है। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति।
प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में ये कथन याद रखिए। बुंदाई ने क्या लिखता है, गोगुंदा से फतेहपुर सिकरी लौटते समय राणा की हार पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ये तो था उस समय का सामने वाली साइड के पक्ष के लोगों का कथन। गोगुंदा से फतेहपुर सिकरी लौटते समय राणा की हार पर किसी ने विश्वास नहीं किया। और खान खान लिखता है, तुर्की का पतन हो जाएगा पर प्रताप का वतन और धर्म शाश्वत रहेगा। कितना बड़ा कथन है अब्दुल रहीम खान काना का। तुर्की का पतन हो जाएगा पर प्रताप का वतन और धर्म शाश्वत रहेगा। अमर सिंह ने शेरपुर ठिकाने से खान खाने के परिवार की स्त्रियों को बंदी बनाया था, किंतु प्रताप ने आदेश से उन्हें पुनः सआदर भिजवा दिया था। ये प्रताप के उच्च आदर्शों को बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद। That's correct Rajasthan exam. Thanks. Any question? Use my code, get 10% discount. DPR 10 DPR 10। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।